एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं वरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए डिस्कस करेंगे सीडीपी साइकोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने देखा था तो काफी आपको इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, क्योंकि वो काफी अच्छा मतलब क्वेश्चनों का सिलेक्शन है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी साइकोलॉजी से में जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस लेवल के, तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा कलेक्शन काफी अच्छे लेवल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा यानी कि इसे जिसे आप इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जो सबको समा कर चलने वाली शिक्षा होती है, उससे आपका क्या अभिप्राय है। इसमें क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का को आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाता है, या फिर दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाती है, या फिर सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, या फिर योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो सीधी सी बात है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि ये सबको मतलब सबकी योग्यताओं को देखकर कि कौन आर्थिक रूप से अच्छा है कौन नहीं है, सामाजिक रूप से कौन अच्छा है कौन नहीं है, ये सबकी योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उनको उपलब्ध कराती है। ठीक है, यही होती है समावेशी शिक्षा की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि कोई बच्चा है और वो इन लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है। कौन से लक्षणों को? कि पढ़ने के प्रति उसे चिंता होती है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई होती है, और निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, यानी कि उसका जो वो वर्ड यूज करता है वो बहुत ही लो लेवल के करता है, और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसे कठिनाई होती है। तो ये जो सूचक है ये पढ़ाई से संबंधित है, यानी कि उसको डिसलेक्सिया है एक तरह से। और डिसलेक्सिया है तो उसे हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? एक सर्जनात्मक विद्यार्थी की, एक अधिगम असक्षमता वाले विद्यार्थी की, या फिर मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी की, या फिर एक स्वैलीन विद्यार्थी की। तो सीधी सी बात है, उसके हम उसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? उसे हम रखेंगे अधिगम असक्षमता वाले विद्यार्थी की कैटेगरी में हम उसे रखेंगे, यानी कि उसको पढ़ने संबंधी लिखने से उसको प्रॉब्लम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रतिभावान विद्यार्थी, प्रतिभावान जिसे हम एक तरह से गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, तो प्रतिभावान विद्यार्थी किस प्रकार के होते हैं? तो ये जानकारी को जल्दी जल्दी सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपनी आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को ये हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की इनकी प्रवृत्ति होती है, ये मूल बातों की सहज समझ का अभाव इनमें होता है। तो देखो ना, इनमें अगर इनकी विशेषता की बात करें तो ये विशेषता बिल्कुल नहीं पाई जाती। और बात करें सरल और आसान कार्य नहीं चुनते हैं, और ना ही अपने नीचे के अपने लेवल के नीचे के स्तर के मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने में ये मतलब असमर्थ होते हैं। तो होता क्या है, इनकी जो खास विशेषता है वो ये है कि ये जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी नई चीजें समझ में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर कि किसके कारण प्रतिभा जो शीलता होती है, जो उनके कोई बच्चा अगर गिफ्टेड है, ठीक है, उसके अंदर एक प्रतिभाशीलता होती है, तो वो कारण क्या होता है उसके पीछे कारण मनोसामाजिक कारक होता है, या फिर आनुवंशिक रचना, या फिर वातावरणीय अभिप्रेरणा, या फिर बी और सी दोनों। तो सीधी सी बात है, अगर बचपन से बच्चा मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा लेकर वो पैदा हुआ है, साथ ही साथ उसको एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिल जाए, उसको मतलब जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है उसे अच्छे लेवल का मिल जाए, एकदम पॉजिटिव सकारात्मक मिल जाए, तो उसका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशीलता होती है वो ज्यादा और मतलब ग्रो करेगी। तो बी और सी दोनों इसका संयोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। समायोजन यानी एक तरह से मिलजुल कर रहने वाली जो मतलब एक तरह से योग्यता होती है। तीव्र चिंता या फिर अपराध बोध के बारे में जानने के बारे में जुनूनी सोच, या फिर बीमारी का डर, या फिर विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो सीधी सी बात है, समायोजन की भावना जो अगर किसी के अंदर होती है और
कौन सा वो कारण है जो उसको बढ़ावा देता है, तो वो होता है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ठीक है, हर कोई चिंता से मुक्ति पाना चाहता है, विक्षिप्त भय से छुटकारा पाना चाहता है, इसीलिए मिलजुल कर वो अपना मतलब रहना, ग्रुप में रहना या फिर किसी भी तरीके से रहना बच्चा शुरू कर देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। यानी कि अगर कोई बच्चा पहली बारी में सही नहीं कर पा रहा है, दूसरी बारी में सही नहीं कर पा रहा है, तो बोलती है और मतलब एक्सप्लेन करके देखो, दोबारा से करके देखो, मतलब इस तरह की वो एक्टिविटी कह रही है, वो एक्सप्लेनेशन पर जोर दे रही है। ठीक है, तो ऐसा करना क्या अर्थहीन है? कभी कभार ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर अधिगम की गति को बाधित करेगा, या फिर अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगा। तो सीधी सी बात है, बच्चे को अगर इस तरीके से मैडम कह रही है तो वो सीधी सी बात है, वो उसके जो अधिसंज्ञान यानी कि अभी संज्ञान में उसको सही आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार करने से क्या पता आ जाए दूसरे तरीकों से, तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार ये साबित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का जो विकास होता है, विकास और वृद्धि जो अलग अलग मतलब एक मतलब जो वृद्धि है विकास का ही एक छोटा रूप है, उसी के अंतर्गत वो आ जाएगा। ठीक, तो विकास के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक विकास से के संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखो, जो बच्चों का विकास होता है, बच्चे जैसे डेवलप करते हैं, तो वो किसी भी सामाजिक संदर्भ में अगर रहते हैं, किसी भी समाज में रहते हैं, किसी भी सोसाइटी में रहे, तो वो उनसे प्रभावित होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं। उनका जो विकास होता है तो वो निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। ठीक है, और जो संबंध होते हैं, विकास के जो क्षेत्र होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ पर संबंधित नहीं बोल दिया गया है कि संबंध नहीं है, तो संबंध होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बाकी हमारा जो सी ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8। अभिकथन दिया गया है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है, यानी कि देरी से हो रहा है। ठीक है, तो विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। ये विकल्प सही, इसके संदर्भ में सही विकल्प चुने। यानी ए जो कथन है, क्या वो बी उसकी पुष्टि कर रहा है? कहने का मतलब ए का तो आपको समझ में आ गया, एक बच्चा जल्दी से चीजों को सीख रहा है तो दूसरा देरी से सीख रहा है। दूसरा यह है कि वो ये बोल रहा है कि विकासात्मक जो जितने भी प्रतिमान होते हैं, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु सही भविष्यवाणी करते हैं। सीधी सी बात है, जब तक उसका जो सही आयु नहीं आएगी, उससे पहले वो नहीं सीख पाती। क्यों? क्योंकि हर किसी बच्चे में विकास एक जैसा नहीं होता, किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में देरी से होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ए और आर दोनों के दोनों सही है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 9 कि पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? वो कौन से 4 तत्व होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलिनीकरण। तो सीधे तौर पर आंसर ले लेंगे, जो वे 4 तत्व है पियाजे के अनुसार जो प्रभावित करते हैं बच्चों की मैच्योरिटी, बच्चों की एक्टिविटी, बच्चों का सामाजिक अनुभव और बच्चों का संतुलिनीकरण, ये बहुत ज्यादा बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, तो उसकी मैच्योरिटी पर भी मतलब उसकी मैच्योरिटी का भी रोल रहता है। उसकी एक्टिविटी, जितनी तरह की वो एक्टिविटी करता है, जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा उसका डेवलपमेंट उतना ज्यादा अच्छा होगा। सामाजिक अनुभव उसका जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा वो बच्चा विकसित कहलाएगा। संतुलिनीकरण यानी कि वो बैलेंस बना के जो चलेगा अपना जो मतलब सोशल एंड कल्चरल एंड स्कूल के जो रिलेशन है उनमें बैलेंस बना के चलेगा, सब तरह की एक्टिविटी करना चाहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही घुसा पड़ा है, मतलब बाकी एक्टिविटी नहीं करता। तो ये सब बैलेंस वाली चीजें होती है। तो इन सब में ये सभी के सभी 4 तत्व मतलब बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर है 10 कि सामूहिक एकालाप यानी कि कलेक्टिव मोनोलॉग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। सामूहिक एकालाप क्या होता है? सामूहिक एकालाप ये होता है कि बच्चा जो होता है, बच्चा मतलब अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे जीन पियाजे के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, जेरोम ब्रूनर या फिर एल्बर्ट डोरा के अनुसार। तो जीन पियाजे का ये मानना है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। तो सामूहिक एकालाप से मतलब वही होता है कि बच्चा जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जब वो 7 से 11 की वर्ष की अवस्था में होता है, तो वो जो मतलब समूह मतलब कलेक्ट करके रखता है चीजों को, ठीक है, जो चीजों को कलेक्ट करके रखता है, और जो एक तरह से उसके लिए जैसे गुड्डे गुड़िया है या फिर कितने भी उसके पास में वो सी चीजें ऐसे मिलती है, तो वो उनके माध्यम से चीजों को सीखता है, ठीक है। और एक तरह से उनका एक मात्र माध्यम वही होता है उस टाइम पर, ये कहा जा सकता है। तो ये सामूहिक एकलाप कहलाता है, यानी कि कलेक्टिव मोनोलॉग कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 11। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? तो सीधी सी बात है, ये जो थ्योरी है कहाँ से ली गई है? ये जो क्वेश्चन है कौन सी थ्योरी से लिया गया है? ये कोहलबर्ग की थ्योरी से लिया गया है। और कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, तो उसमें अगर एक बच्चा ये बोल रहा, एक बच्चे को ये बोला जाए कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, तो फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के कौन से चरण में है? अगर वो ऐसा फील करती हैं कि मुझे अपने माता पिता के जैसा अच्छा ईमानदार बनना चाहिए, तो वो कौन सी अवस्था में है? तो वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण की अवस्था में, गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन स्टेज में है, ठीक है। जिसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा अभी 3 से 11 की अवस्था में है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कन्वेंशनल स्टेज में है, जिसे हम औपचारिक अवस्था बोलते हैं, जिसे हम औपचारिक नैतिकता की अवस्था बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाएगा 12। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ आपको बताना है। वाइगोत्स्की की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। नहीं पढ़ी तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें जरूर आप उसे वॉच करें। तो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो इसका फोल्डिंग क्या होता है कि ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो कठिन है, या फिर सहायता के स्तर को बदलना, या फिर अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, या फिर बच्चों के जेड जेड पीडी होता है, ठीक है, जेड डीपी नहीं होता है, जेड पीडी को प्रभावशाली तरीके से माफ करना। तो देखो, ये जो इसका फोल्डिंग होता है, एक तरह का मतलब एक तरह की हेल्प होती है, एक तरह का हम कह सकते हैं कि सहारा होता है, ठीक है। तो ये किसी भी व्यक्ति, बच्चा, या फिर उसका मतलब सहपाठी, या फिर उसका दोस्त, या फिर उसके टीचर, या फिर किसी को भी मतलब उस रूप में देख सकते हैं। और अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, कहने का मतलब ये है कि या तो जब आपको पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके टीचर अगर कोई आपकी हेल्प करते हैं, तो वो आपको इसके फोल्ड करते हैं। जब आप घर परिवार में या फिर आपकी निजी जीवन में कुछ सीख रहे हैं, और उसमें कोई भी एज ए टीचर, दूसरा व्यक्ति एज ए टीचर आपको गाइड कर दे, आपको हेल्प कर दे, ठीक है, तो वो भी एक इसके फोल्ड माना जाता है, ठीक है। बात समझ गए? तो इसके फोल्डिंग जो होता है, वाइगोत्स्की का एक कॉन्सेप्ट है, जिसे सामान्य तौर पर एक हेल्प के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा, वह क्या है? जो सीधी सी बात है, जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है अभिभावकों को, तो वह मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, या फिर विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे, या फिर विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता पर प्रतिबिंब उसमें वो करे। तो सीधी सी बात है, जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, या फिर उनके पेरेंट्स को जो हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि जो विद्यार्थी की प्रगति है, यानी कि कितनी इसने प्रोग्रेस की है, वह विशिष्टता को मतलब प्रतिबिंब उसमें किया जाता है, उसकी विशिष्टता, उसकी क्वालिटी उसमें बच्चे की दिखाई जाती है, उसके रिपोर्ट कार्ड में वो सब कुछ मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि हेतल, बच्चे का नाम है हेतल, घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, यानी वो गुजराती में परफेक्ट है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, यानी उसके विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वो हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है। वह यह भाषा नहीं जानती। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, या फिर बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो बहुभाषावाद है उसकी संस्कृति को सर्जित करने के लिए, यानी कि उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए जितने भी वहां पर बच्चे हैं सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके जो जो भी वो वर्ड यूज करती है उसको इजिली बोलने देना जाना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस वीडियो का लास्ट ये क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है? विद्यार्थियों में जो आलोचनात्मक सोच होती है, कहने का मतलब अगर किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उनके मन में ये आ रहा है कि ये बात गलत है, तो इस तरीके से अगर हम इवेल्युएट करना चाहते हैं उनकी सोच को, तो उसका सही तरीका क्या है? बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा पुनरावृत्ति की परिशुद्धता या प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल का आकलन करना, या फिर यह देखना कि शिक्षक द्वारा दिए प्रत्यक्ष निर्देशों को बच्चे कितने ध्यान से सुनते हैं, या फिर विद्यार्थी द्वारा पाठ्य पुस्तक में से नकल किए गए परिच्छेद की त्रुटियों का विश्लेषण करना। बाकी तीनों ऑप्शन एकदम गलत है। अगर ऐसा बच्चा है कोई जिनके मतलब जो आपकी आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी अवधारणा को गलत मानता है, तो सीधी सी बात है हम उसे मौका देंगे ताकि वो क्रिटिसाइज कर सके, उसके मन में जो गलत बात है या फिर सही बात है वो उसको रख सके आपके सामने। तो उसका प्रभावी तरीका यही है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना। ठीक है, बात समझ में आए? तो ये थे यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में भी, पार्ट 2 में। तो इसी तरीके से हम सिक्वेंसली यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका कलेक्शन को यहाँ पर रखते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता होगा और आपका थोड़ा मतलब इससे एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस मतलब आपका बनता है। तो इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी आपसे विदा। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगा हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी लोगों को भी शेयर करें और अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।